सुप्रभात विद्यार्थियों। पौधार ग्रुप एजुकेशन लीली लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। और मित्रों, विद्यार्थियों, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं बीए द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो आज हम लेकर आए हैं। काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य रीतियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष इत्यादि टॉपिक सिलेबस के अंतर्गत हैं। तो हम सर्वप्रथम आज काव्य शास्त्र के काव्य रीति टॉपिक पर बात करेंगे। इसके बारे में जानकारी लेंगे कि काव्य शास्त्र में, साहित्य लेखन में, काव्य सृजन में काव्य रीतियों का क्या योगदान है, क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखिए, शुरू करते हैं सर्वप्रथम काव्य रीति। काव्य रीति क्या है? यानी रीति जो शब्द है, रीति शब्द, इसका मतलब क्या है, इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई? इसकी व्युत्पत्ति हुई संस्कृत, यानी संस्कृत की रिंग धातु से, यानी संस्कृत के रिंग धातु से, संस्कृत के रिंग धातु से, यानी तीन कितन प्रत्य लगने से, प्रत्यय के योग से, क्या बना? रीति शब्द बना। रीति शब्द किससे बना? संस्कृत के रिंग धातु में कितिन प्रत्यय का, अगर हम कितिन प्रत्यय को जोड़ दें तो इन दोनों के योग से रीति शब्द की व्युत्पत्ति होती है, जिसका मतलब होता है रीति का मार्ग। जिसका मतलब क्या होता है? मार्ग। तो विद्यार्थियों, ये तो रीति शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में हो गया। अब रीति का अर्थ क्या होता है? काव्य शास्त्र के अंतर्गत रीति का जो अर्थ है, शब्द का अर्थ है, जैसे मार्ग है, इसका अर्थ होता है मार्ग, पंथ या वीथी, पद्धति या शैली आदि शब्दों से रीति को हम समझ सकते हैं। रीति का मतलब है कि काव्य शास्त्र में, यानी काव्य सृजन का क्या मार्ग है, क्या पंथ है, वीथी भी हो सकता है, पद्धति भी हो सकता है, शैली भी हो सकता है, किस शैली में लिखी गई है काव्य रचना, है ना। तो कहने का मतलब आपको ये याद रखना है कि रीति का मतलब, शाब्दिक जो रीति का अर्थ होता है वो उसका अर्थ होता है मार्ग, पथ, रहा, पीथी, वीथी, पद्धति, शैली आदि इसके अर्थ होते हैं, जो विभिन्न, यानी प्रयोग के अनुसार विभिन्न तरीके से काव्य सृजन में इनका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, रीति का अर्थ क्या है? क्या है रीति? काव्य सृजन में कवि के द्वारा जिस शैली को अपनाया जाता है, काव्य सृजन में कवि के द्वारा जिस शैली को अपनाया जाता है वो रीति कहलाती है। यानी जिस शैली में काव्य रचना की जाती है वो रीति कहलाती है। इसका मतलब, अब इसकी परिभाषा देखेंगे। इसकी परिभाषा पर आते हैं। परिभाषा, अगर इसकी परिभाषा को देखें हम, तो वामन रीति के प्रवर्तक हैं। आचार्य वामन इसके प्रवर्तक हैं। रीति के क्या हैं? प्रवर्तक हैं आचार्य वामन। तो आचार्य वामन ने क्या कहा कि विशिष्ट पद रचना रीति ही, इन्होंने कहा कि विशिष्ट पद रचना रीति ही, ये इन्होंने कहा। इसका मतलब होता है कि विशिष्ट पद रचना ही रीति कहलाता है। विशिष्ट पद रचना ही रीति कहलाता है।
यानी एक विशेष पद सृजन, एक विशेष तरीके से की हुई काव्य सृजन, वो विशेष कोई विशेषता लिए हुए जो काव्य सृजन किया जाता है, वो वामन के अनुसार क्या कहलाता है? रीति कहलाता है। और वो आगे कहते हैं कि विशेष गुणात्मा, यानी विशिष्ट गुण शैली, जिसमें विशिष्ट गुण शैली है, यानी ऐसी शैली जिसमें विशिष्ट गुण विद्यमान होते हैं, मौजूद होते हैं, वो उन्होंने रीति मानी है। किन्होंने? वामन ने। वामन ने उसको रीति माना है। इसलिए विशिष्ट गुणों से युक्त शैली ही रीति कहलाती है। ये वामन का एक ग्रंथ था काव्यालंकार। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, सूत्रवृत्ति, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। ठीक है, तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में उन्होंने यही कहा है कि क्या कहा उन्होंने कि रीतिरात्मा की रीतिरात्मा काव्य रीतिरात्मा काव्य से। अब देखो, विभिन्न आचार्यों ने यानी जो काव्य की आत्मा मानी है, वो अलग अलग तरीके, अलग अलग मार्गों को, अलग अलग शैलियों को अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माना है। तो वामन रीति पद्धति के या रीति शैली के पहले प्रवर्तक हैं। उन्होंने विशिष्ट पद रचना को रीति कहा। जो विशेष गुण शैली हो, विशेष गुण पद रचना है, विशेष गुणों से युक्त शैली, ये उन्होंने रीति कहा। और उन्होंने अपने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ में ये कहा कि रीतिरात्मा काव्य से, कि रीति की जो आत्मा है, काव्य की जो आत्मा है वो रीति है। काव्य की आत्मा क्या है? यानी काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा क्या है? रीति। तो उन्होंने काव्य की आत्मा किसे मानी? रीति को माना। यह ध्यान रखें कि रीति के आधार पर ही काव्य सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, अच्छा लिखा जा सकता है। इसलिए काव्य की आत्मा को रीति माना है। जिस प्रकार भामह ने काव्य की आत्मा रस को माना था, भरत मुनि ने, उसी प्रकार काव्य की आत्मा रीति मानने वाले आचार्य वामन हैं। अब देखो, कुछ आचार्य और भी हैं जिन्होंने काव्य की आत्मा को और कुछ माना है, वो देखेंगे। क्या माना है? प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम वामन की बात देखें, सर्वप्रथम हम वामन से बात शुरू करते हैं कि वामन ने काव्य की आत्मा किसको माना है? रीति को। वामन ने काव्य की आत्मा किसको माना है? रीति को। ठीक है ना। अब दूसरे आचार्य लेते हैं हम, दूसरे विचारक लेते हैं, यानी दंडी और कुंतक। इन्होंने, दंडी ने और कुंतक ने, दंडी और कुंतक ने काव्य की आत्मा मार्ग माना है, काव्य की आत्मा मार्ग को माना है, यानी मार्ग काव्य की आत्मा कह। मम्मट, इसके बाद आता है मम्मट। अगर मम्मट की बात करें हम, तो मम्मट ने काव्य की आत्मा वृत्ति मानी है। क्या मानी है? वृत्ति। काव्य की आत्मा वृत्ति मानी है। दूसरी बात देखिए, आनंदवर्धन और विश्वनाथ। नंबर 4 पर अगर देखें हम, आनंदवर्धन और विश्वनाथ, ये दो जो आचार्य हैं, विश्वनाथ, इन्होंने पद संघटना को काव्य की रीत, वो आत्मा माना है। काव्य की आत्मा किसको माना है? इन दोनों आचार्यों ने, आनंदवर्धन और विश्वनाथ ने
पद संघटना को पद संघटना को। उसी प्रकार अगर भरत मुनि की बात करें तो उन्होंने संकेत मात्र में वृत्ति को ही काव्य की आत्मा माना है। अब देखिए हमको ये पता लग गया कि सर्वप्रथम वामन है, उन्होंने काव्य की आत्मा रीति मानी है, दंडी कुंतक ने मार्ग को माना है, मम्मट ने वृत्ति को माना है, आनंदवर्धन विश्वनाथ और दोनों ने पद संघटना को माना है। यानी इन्होंने अलग अलग शैलियों को काव्य की आत्मा माना है, लेकिन इनका कहने के जो तात्पर्य है वो बिल्कुल समान है। अब देखिए हम आते हैं कुछ, अगर बात करते हैं ये रीति, काव्य की आत्मा रीति है, तो वामन ने इन रीतियों को तीन भेद किए। क्या किया? एक तो वैदर्भी है ना, वैदर्भी, दूसरा उन्होंने गौड़, तीसरा पांचाली। यानी काव्य की आत्मा रीति के तीन भेद किए उन्होंने गुणों के आधार पर। ये किसके आधार पर? गुणों के आधार पर। तो गुणों के आधार पर वामन ने रीति के तीन भेद किए, वैदर्भी, गौड़ और पांचाली। ठीक है ना। इसी प्रकार दंडी और कुंतक है, कुंतक ने भी गुणों के आधार पर इसके तीन प्रमुख भाग बताए, भेद बताए, सुकुमार, विचित्र और मध्यमा, है ना। तो ये जैसे सुकुमार, विचित्र और मध्यमा, ये माना है। सुकुमार, विचित्र और मध्यमा, ये तीन, यानी मार्ग को तीन भेदों में, तीन गुणों में विभाजित किया है, सुकुमार, विचित्र और मध्यमा। उसी प्रकार अगर देखें हम, मम्मट ने क्या किया है, इन्होंने भी वृत्ति के तीन भाग बताए। वो तीन भाग क्या है? एक उपनागरी का है और एक परुष और सुकोमला। उपनागरी का ये गुणों के आधार पर, परुष और सुकोमला, इन्होंने भी गुणों के आधार पर वृत्ति के तीन भेद बताए, उपनागरिका, परुषा, सुकोमला। तो विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान देना है कि वामन ने, दंडी, कुंतक ने, मम्मट ने अपनी जो काव्य की आत्माएं रीति, मार्ग, वृत्ति, इनको गुणों के आधार पर तीन तीन भेदों में बांटा है। वो इस प्रकार है जैसे हमने देखे। अब देखिए राजशेखर भी हुए थे, वो राजशेखर उन्होंने वचन विन्यास माना था, यानी काव्य की आत्मा वचन विन्यास, काव्य की आत्मा वचन विन्यास को माना था। अब हम देखेंगे कि इसके बारे में कि जो रीतियां हैं, हमने एक पूर्व में एक चीज पढ़ी थी कि क्या पढ़ा था कि विशेषो गुणात्मा, यानी विशिष्ट शैली से, विशिष्ट गुणों से युक्त ही रीति कहलाती है। यानी काव्य की जो आत्मा है वो विशेष गुणों से युक्त शैली होती है। विशेष गुणों से युक्त शैली का निर्माण ही सच्चे मायने में काव्य की आत्मा कहलाता है। तो देखिए सर्वप्रथम जब इनका अध्ययन करने पर हमें यह निष्कर्ष निकला कि वामन के द्वारा बताए गए वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना, और इन्होंने ही रीति के तीन भेद किए गुणों के आधार पर। क्या भेद किए? वैदर्भी, ये हमने पढ़ा। काव्य शास्त्र के अंतर्गत वामन की जो रीति है उसके जो तीन भेद हैं, वैदर्भी, गौड़ और पांचाली, इनको ही सर्वमान्यता दी गई, यानी सारे विद्वानों के द्वारा
इनकी इन गुणों को ही सबसे ज्यादा मान्यता प्रदान की गई। तो हम सबसे पहले देखेंगे वैदर्भी रीति, उसके बाद गौड़ रीति है, इसके बाद तीसरी है पांचाली, पांचाली रीति। ये अगर इनका भेद हम देखें तो किसके आधार पर है? गुणों के आधार पर, कि गुणों के आधार पर अगर इनको देखें गुणों के आधार पर है। वो किस प्रकार है गुणों के आधार पर? कि काव्यात्मक रीति और रीति में जो विशेष गुण होते हैं, पद संरचना में जो विशेष गुण है, वो 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एक एक गुण का हम यहाँ अध्ययन करेंगे वो रीति के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैदर्भी है। तो वैदर्भी रीति। प्यारे विद्यार्थियों, एक एक रीति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कौन सी रीति क्या है, किस प्रकार की है, कौन सी रीति में क्या गुण होते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे वैदर्भी रीति। अब देखिए वैदर्भी रीति की क्या विशेषता होती है, ये हम देखेंगे। इसको माधुर, यानी ये मधुर होती है। वैदर्भी का मतलब होता है मधुर रीति होती है, मिठास भरी। इसलिए इस रीति से संबंधित काव्य संरचना में मधुरता होनी चाहिए, यानी वो काव्य बिल्कुल मधुर होना चाहिए। जिसमें क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम अगर हम देखें गुणों के इनकी विशेषताएं देखेंगे तो सुकोमल एवं सुकुमार वर्णों का प्रयोग होना चाहिए। सुकोमल वर्ण होने चाहिए, सुकोमल वर्णों का प्रयोग, ठीक है। यानी ऐसे प्रयोग जो जटिल नहीं हो, कठिन नहीं हो, क्लिष्ट नहीं हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग इनकी काव्य रचना में होना चाहिए, वैदर्भी की काव्य की रचना में। अगर दूसरी बात हम देखें कि दूसरी बात देखें संयुक्ताक्षर व टे वर्ग जो होता है, टे वर्ग का निषेध है। यानी कहने का मतलब है, हमें ये बात ध्यान रखनी है कि वैदर्भी रीति के अंतर्गत जो काव्य रचना का सृजन होता है, शिल्पांकन होता है, उसमें सुकोमल वर्णों का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन संयुक्ताक्षर और टे वर्ग मतलब टे ठे डे ढे ढे, यानी इन वर्णों से बने शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। संयुक्ताक्षर का मतलब होता है क्षेत्र श, है ना। तो ये जो संयुक्ताक्षर हैं, इनका प्रयोग ऐसे वर्णों से बने शब्दों का प्रयोग इस रीति में नहीं होता है, वैदर्भी रीति में नहीं होता है। ये बात हमें ध्यान रखना है। संयुक्त अक्षर यानी संयुक्त अक्षरों से, जैसे परीक्षा, ज्ञान, यानी ऐसे शब्दों से युक्त काव्य नहीं होना चाहिए। और ना ही उसमें ये क्लिष्ट यानी ये कर्कश ध्वनि पैदा करने वाले हैं टे वर्ग, तो टे वर्ग का भी इसमें निषेध होना चाहिए। दूसरी बात वो कहते हैं कि वैदर्भी रीति का प्रयोग कहाँ हो जाता है, यानी श्रृंगार में होता है। जब श्रृंगार की काव्य रचना, श्रृंगार में करुणा, श्रृंगार, करुणा, हास्य आदि रसों से युक्त काव्य रचनाओं में ही वैदर्भी रीति का प्रयोग होता है। यानी श्रृंगार से युक्त रचना, करुणा से युक्त रचना, हास्य से युक्त रचना जब हो तो उसमें वैदर्भी रीति होती है। हमें ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात, अब वैदर्भी रीति को अगर हम देखें तो दंडी ने वैदर्भी रीति के 10 गुण बताए। कितने? 10 गुण।
दंडी ने वैदर्भी रीति के 10 गुण बताए, है ना। ये ध्यान रखना है कि दंडी ने वैदर्भी रीति कितने बताए, 10 गुण बताए, 10 विशेषताएं बताई है। दूसरी बात मम्मट है, उन्होंने मम्मट ने तो केवल माधुर्य गुण को ही माना है और किसी गुण को नहीं माना है। मम्मट कहते हैं कि केवल माधुर्य ही गुण होता है, माधुर्य ही गुण वैदर्भी में होता है, ये मम्मट की बात है। उन्होंने कहा कि काव्य रचना में माधुर्य गुण ही विशेष होता है और बाकी और कुछ भी नहीं होते। अब एक बात ये ध्यान देखते हैं कि वैदर्भी रीति का नामकरण कैसे पता, कि विदर्भ क्षेत्र में रहने वाले कवियों ने इस रीति में अत्यधिक काव्य रचना की, इसलिए इस रीति का नाम क्या पड़ गया, वैदर्भी रीति। तो कहने का मतलब प्यारे विद्यार्थियों कि वैदर्भी रीति का मतलब होता है कि मधुर कांत पदावली से युक्त रचनाएं, जिसमें मधुरता हो, सुकोमलता हो, मिठास हो, माधुर्य हो, है ना, ऐसी रचनाएं कौन किसके अंतर्गत आती है, वैदर्भी रीति के अंतर्गत, है ना, जिसमें संयुक्ताक्षर और टेवर्ग का निषेध होना चाहिए और सामासिक पद नहीं हो। समास यानी बड़े बड़े समास से बने शब्द, जटिल शब्द का भी प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया पहली वैदर्भी रीति। इसके बाद देखते हैं कि गौड़ रीति। इसके बाद हम देखते हैं कि गौड़ी रीति। अब गौड़ी रीति क्या है ये देखते हैं। नंबर 2, गौड़ी रीति। ठीक, गौड़ी रीति, है ना। अब देखिए गौड़ी रीति में क्या है, इसका मतलब क्या है गौड़ी का, इसका मतलब है ओज, वीर। इसका मतलब है कि इसके अंतर्गत कैसी रचनाएं आती है, ओजस्वी पूर्ण, ओज और वीर रस से युक्त रचनाएं इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। तो इसकी विशेषता क्या है कि अगर जब ओजपूर्ण बात कही जा रही है किसी कवि द्वारा, ओजपूर्ण है ना, ओज से, वीरता से, तो उसमें कैसे वर्णों का प्रयोग होना चाहिए, कठोर वर्णों का प्रयोग होना चाहिए। यानी कठोर वर्णों का इसमें प्रयोग होता है, वर्णों का प्रयोग होता है। ठीक है, कठोर वर्णों का प्रयोग इसमें होता है। दूसरी बात अगर हम देखें, वो कहते हैं कि सामासिक पद व संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग होता है और कोमलकांत पदावली में समास युक्त पदों का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसमें सामासिक, है ना, सामासिक और संयुक्ताक्षर, यानी संयुक्त अक्षर और सामासिक पद, सामासिक और संयुक्ताक्षर शब्दों का इसमें अत्यधिक प्रयोग होता है। टे वर्ग से बनने वाले शब्दों का प्रयोग भी इसमें बाहुल्यता से होता है। कहने का मतलब इसमें क्रांति, ओजस्वी पूर्ण तरीके से इसको पढ़ा जाता है। रौद्र मतलब वो वीरता में बात कहने की जो विशेषता होती है वो होती है इसमें, इसलिए ऐसे ही वर्णों का इसमें प्रयोग होना मांगता है। फिर देखिए किस प्रकार की रचनाओं में वीरतापूर्ण, रौद्र और भयानक विभत्स रसों से युक्त काव्य पदावली में कौन सी रीति होती है, गौड़ी रीति होती है। गौड़ी रीति किसमें होती है, जिसमें वीरता से युक्त, ओज से युक्त, विभत्स से युक्त आदि रसों से युक्त काव्य रचनाएं क्या कहलाती है, गौड़ी रीति उसके अंतर्गत होती है। ठीक है ना। दंडी ने भी ओज व कांति गुणों की भी प्रधानता बताई है। दंडी जो आचार्य दंडी ने उसने कहा कि इसमें ओज भी होती है और इसमें कांति जैसी कांति गुणों की भी प्रधानता होती है। वो कहते हैं क्योंकि गौड़, जो गौड़ है, ये गौड़ शब्द क्यों पढ़ा, गौड़ इसलिए पढ़ा गौड़ शब्द कि गौड़ प्रदेश के कवियों द्वारा इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा था, इसलिए इसका नाम गौड़ी रीति पड़ गया। अब एक पंक्ति देखते हैं कि हिमाद्रि तुंग,
हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अब इसमें देखो तुंग श्रृंग प्रबुद्ध समुज्ज्वला, समुज्ज्वला सामासिक शब्द है ना, संयुक्ताक्षर है। तो इस प्रकार के शब्दों से युक्त जो काव्य सर्जना होती है वो गौड़ी रीति उसमें होती है। ठीक है, तो विद्यार्थियों आगे हम देखते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, शुद्ध प्रबुद्ध तुंग श्रृंग, है ना। तो इस तरह के वर्णों को प्रयोग हो रहा है जिसमें पढ़ते ही हमारे अंदर के क्या भावना आता है, क्या भावना आती है, ओजस्वी भावना आती है, वीर रस की भावना आती है ना, वीरता से पढ़ी जाने वाली जो, तो उनको क्या कहते हैं, गौड़ी रीति। ठीक है ना। अब तीसरी बात देखते हैं, उसके बाद आता है पांचाली रीति। तीसरा पांचाली रीति, पांचाली रीति। ठीक है। अब वो पांचाली रीति क्या है, इसका मतलब क्या है, सुकोमल। इसका मतलब होता है सुकोमल या सुकुमार, सुकुमार, सुकोमल या सुकुमार वर्णों से युक्त रीति। ठीक है ना। अब देखिए ऐसे पद क्या हो सकते हैं, ऐसे पद अब देखिए पांचाली रीति क्या है। अब ये क्या होती है, ये गौड़ी रीति, गौड़ी रीति और वैदर्भी रीति के मध्य की रीति है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ना तो इसमें ओज की और वीरता की बात गुण होते हैं इसमें, ना तो इसमें ओज और वीरता के गुण होते हैं, और ना ये इतनी ज्यादा माधुर्यपूर्ण होती है, यानी बीच के मध्य गुणों से युक्त पदावली काव्य सर्जना होती है, जिसमें सुकुमार हो, शांति हो, सहजता सरलता हो, ऐसे वर्णों से युक्त, ऐसे तो वो पांचाली रीति कहलाती है। जैसे मान लीजिए इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं कि वैदर्भी रीति, गौड़ी, वैदर्भी रीति और गौड़ी रीति के मध्य की ये रीति है। ठीक है ना, ये इसकी पहली विशेषता होगी। इसमें भी संयुक्ताक्षर और सामासिक पदों का अल्प प्रयोग होता है। अल्प प्रयोग, अल्प प्रयोग किसका प्रयोग होता है, सामासिक शब्दों का, सामासिक शब्दों का और संयुक्ताक्षर शब्द जो हैं, सामासिक जो शब्द हैं उनका अल्प मात्रा में प्रयोग होता है। अल्प का मतलब छोटे छोटे समास से युक्त छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे संयुक्ताक्षर का यहाँ प्रयोग हो सकता है। दूसरी बात, इसका भी प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका भी प्रयोग श्रृंगार के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग भी किसके लिए किया जाता है, श्रृंगार के लिए। श्रृंगार, करुणा, हास्य, है ना। तो इनसे युक्त पदावली, इन रसों से युक्त पदावली में पांचाली रीति का प्रयोग होता है। आचार्य दंडी जो है, दंडी, इसमें प्रसाद और माधुर्य गुणों को ही महत्व देते हैं। दंडी कहते हैं कि
पांचाली रीति में प्रसाद और माधुर्य गुण होता है सिर्फ, यानी प्रसाद और माधुर्य गुणों से युक्त ही